बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है फूड स्पॉयलेज एजेंट्स। कौन कौन से एजेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से फूड की स्पॉयलेज होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पॉयलेज और डेटेरियोरेशन की। स्पॉयलेज क्या है और डेटेरियोरेशन क्या है। डेटेरियोरेशन कहा था, हमने देखा था कि ऐसी चेंज जो फूड के कलर, टेक्सचर और टेस्ट और फ्लेवर में तब्दीली पैदा करते हैं, लेकिन अब वो स्टिल कंज्यूमेबल हो। जो स्पॉयलेज है वो क्या होती है, फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती है। डेटेरियोरेशन के बाद स्पॉयलेज होना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, अगर हमने क्या किया, फ्रूट को 2 दिन के लिए रखा है तो उसके जो ऊपर वाला टेक्सचर होगा वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसका जो कलर है, उसका फ्लेवर जब हम खाएंगे तो जो चेंज लगेगा। ये जो चेंज है इसको हम बोलते हैं डेटेरियोरेटिव चेंजेस, जो उसके कंपोनेंट्स के अंदर आ रही होंगी। लेकिन जैसे ही वो कुछ अरसे तक पड़ा रहेगा, उसके सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी और उसका ऑफ ऑर्डर आना शुरू हो जाएगी, बदबू आना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो चुके हैं वो ह्यूमंस के लिए डेडली हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब हम कहेंगे फूड क्या है, स्पॉइल हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। हमारे पास स्पॉयलेज एजेंट 3 तरह के होते हैं। एक इंटरनल सिस्टम ऑफ द फूड सिस्टम, ठीक है ना, इंटरनल सिस्टम है फूड का। दूसरा हमारे पास केमिकल हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, आउटसाइडर टेम्परेचर हो सकता है। या लास्टली हम क्या बोल देते हैं, कोई भी रूडेंट्स, इंसेक्ट, पेस्ट की वजह से क्वालिटी लॉस आएंगे तो वो भी हमारे पास स्पॉयलेज की वजह से आते हैं। वो डेटेरियोरेटिव चेंजेस माइक्रोबियल हो सकते हैं और वो फूड के इनबिल्ट सिस्टम के भी हो सकते हैं। डेटेरियोरेशन एंड स्पॉयलेज अराइज फ्रॉम द केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फूड सिस्टम। क्या है वो केमिकल रिएक्शंस। ऑटोलाइसिस की हमने बात की थी, हमने बात की थी सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फूड सिस्टम, सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। जैसे इंटरनल एंजाइमेटिक सिस्टम है, माइलेजेस हैं, प्रोटीजेज हैं, लाइपेजेज हैं, वाइड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं, फूड को इंटरनली डैमेज करना शुरू कर देंगे। जैसे स्टार्च की ब्रेकडाउन, सेलुलोज की ब्रेकडाउन सेलुलोजेज करते हैं, तो वो जो पैक्टिन है, पैक्टिनेजेस क्या करते हैं, जो पील होती है उसकी ब्रेकडाउन करना शुरू कर देंगे। तो फ्रूट क्या होना शुरू हो जाएगा, वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, इंटरनल बिल्ट इन की वजह से, इंटरनल सिस्टम की वजह से जो सेल्फ ब्रेक डाउन है फूड कंपोनेंट की, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सम पेस्ट्स, जिसमें इंसेक्ट्स हैं, रूडेंट्स हैं और बर्ड्स हैं, क्या करते हैं, फूड को अटैक करते हैं, उसको खाएंगे, खाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हाफ ईटन होंगे या उसके अंदर फिल्थी डिपॉजिट्स आ जाएंगे, उनके फीसेज आ जाएंगे, फिकल कंटेमिनेशन होगी तो वहाँ पे फंगस ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। फंगस ग्रोथ होगी तो एफ्लाटॉक्सिन्स और माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनके अपना भी जो एक्सक्रीटा होता है वो हार्मफुल हो सकता है। ये क्या है, फूड को आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट क्या करते हैं, एडवर्स चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं और इससे भी क्या होगी, फूड स्पॉइल होगी। थर्ड वन हमारे पास है फिजिकल फिनोमिना। जो टेम्परेचर है कोल्ड स्टोरेज के दौरान, मतलब जो फूड की स्टोरेज के दौरान आ रहे हैं, उसके दौरान लॉसेज आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन है, कोल्ड चेन के अंदर जो है हम फूड को रखते हैं, ये जो डेटेरियोरेटिव चेंजेस आएंगी फूड के अंदर, इनकी वजह से जो स्पॉयलेज होगी वो क्या है, फिजिकल फिनोमिना है। हमारे पास मेजर क्या है, 3 कैटेगरीज हैं। एक हम इंटरनल सिस्टम फूड का, जिसे हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल सिस्टम है, हमारे पास इंसेक्ट, बर्ड, रूडेंट्स आ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। थर्ड वन पे हमारे पास है फिजिकल फिनोमिना, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट गैसेस की सैचुरेशन है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं फूड की स्पॉयलेज को। अब स्पॉयलेज ये दोनों क्वालिटी की भी हो सकती है और क्वांटिटी की भी हो सकती है। दिस इज मोर ऑफन ऑब्टेन्ड accompanied by changes in food order resulting in the
डेवलपमेंट क्या है, टेंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ऑफ ऑर्डर प्रोड्यूस कर देते हैं जो स्पॉइलेज होती है फूड सिस्टम के अंदर। स्पॉइलेज बाय ऑटोलाइसिस, पहली बात हमने की थी ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस को मैंने कहा था कि ऑटोलाइसिस इज द सेल्फ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सिस्टम बाय इंटरनल बिल्ट इन enzymatic system. Enzymatic system of the food is most critical system। ठीक है ना। ये क्रिटिकल सिस्टम कैसे है, ये ऐसे है क्योंकि ये फूड सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे, ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है फूड के अंदर कंटिन्यू रहेगा, और ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है इससे होता क्या है, इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस से जो एनर्जी होगी वो यूटिलाइज होती रहेगी, और वो जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक हम उसके अंदर जो रिस्पायरेटरी प्रोसेस है उसको रोक ना दें, सेलुलर रिस्पायरेशन को किसी ना किसी तरीके से हिंडर ना कर दें, या हम वो जो एंजाइमेटिक सिस्टम है उसको किसी वे से डिस्ट्रॉय ना कर दें, डिस्ट्रक्ट ना कर दें। तो तब तक क्या रहती है, ऑटोलाइसिस कंटिन्यू रहती है और फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती रहेगी डे बाय डे। Term autolysis means self-destruction and refer to the deteriorative changes originating from within the food system। ठीक है ना। Autolysis क्या है, means self-destruction and refer to the deteriorative changes originated from the food system। Autolysis in food is caused by interaction of reactive chemical components। अब reactive chemical components क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, और भी इसी तरीके के बहुत सारे मिनरल्स आ जाती हैं, बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स हैं जो केमिकली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। वो उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे या फिर क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो ये हमारे पास स्पॉइलेज बाय ऑटोलाइसिस है। मतलब कि जो हम अगर सिंपली डिफाइन करें स्पॉइलेज बाय ऑटोलाइसिस को, तो हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फूड सिस्टम बाय इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंटरनल एंजाइमेटिक सिस्टम एंड केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है। इसमें हमारे पास ऑटोलाइसिस की टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। केमिकल इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस देखें, deteriorative changes in food can occur from simple chemical reactions during storage, cooking and processing. This may result in darkening of color or changes in flavor, odor, nutritive value। अब ये changes in color मैं बात कर लेता हूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या हैं, ग्रीनिश इन नेचर होते हैं, ग्रीनिश इन कलर होते हैं। जैसे ही आप उसको हार्वेस्ट करेंगे और सनलाइट के एक्सपोज करेंगे तो उनका कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, फेड अवे होना शुरू हो जाएगा। जैसे लाइट पड़ेगी तो उनका कलर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल वगैरह है, कलर उसका डिग्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फूड सिस्टम है, केमिकली इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस है। केमिकल्स जो रिएक्शन हो रहे होते हैं फूड सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से जो कलर है या फ्लेवर है या टेस्ट है या टेक्सचर है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। केमिकली इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस की अगर मैं बात करूं तो रेंसिडिटी की बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या है, फूड सिस्टम के अंदर हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी है, या हमारे पास वो है लाइट की वजह से रेंसिडिटी आती है, फोटोलाइटिक रेंसिडिटी हम बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट कंपोनेंट इनटू डिफरेंट फैटी एसिड्स, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट एरोमा हो सकता है, और ये फैटी एसिड मजीद ब्रेक होते हैं किसमें, पेरोक्साइड्स में, और पेरोक्साइड से एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन ऑफ ऑर्डर कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या है, जो उसके अंदर सिस्टम के अंदर सेल्फ ब्रेक डाउन हो रही है वो हमारे पास क्या है, केमिकली इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस या एंजाइमेटिक ऑटोलाइसिस है। अब केमिकली इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस में उसका इंटरनल सिस्टम ही क्या हो रहा होगा, खराब हो रहा होगा। अब ऑटो ऑक्सीडेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स, अभी मैंने एग्जांपल जैसे आपको दी है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ केमिकली इंड्यूस्ड डेटेरियोरेटिव प्रोसेस इन फूड्स। एक हमारे पास लाइपोलाइटिक रेंसिडिटी है और फोटोलाइटिक रेंसिडिटी है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है।
ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। जब भी किसी फैट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो क्या कर देगी, ऑक्सीजन ऐड होने पे ऑक्साइड बना देगी और ऑक्साइड से पेरोक्साइड बनेगी और पेरोक्साइड बाद में तब्दील हो जाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। शॉर्ट वेवलेंथ लाइट ऑटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट कराती है। क्या कराती है लिपिड्स के अंदर, कैसे, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड रेडिकल। जब लिपिड रेडिकल बनेंगे तो ऑक्सीजन ऐड होगी, जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो वहाँ पे उससे परऑक्सी रेडिकल्स बन जाएंगे। परऑक्सी रेडिकल्स क्या बना देते हैं, लिपिड पेरोक्साइड्स बना देते हैं। ये जो लिपिड पेरोक्साइड्स हैं ये क्या करते हैं, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, नॉन कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम से तो पॉली अनसैचुरेटेड क्या बना देंगे, ऑयल्स एंड फैट्स, और पेरोक्साइड्स, ये पेरोक्साइड्स फिर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोपेरोक्साइड बना देंगे और ये हाइड्रोपेरोक्साइड फिर क्या करते हैं, ब्रेक होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। देखें, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स की बात करते हैं। जब ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऐड होगी, हीट और लाइट, तो ये क्या बना देगी, पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयन के साथ तो बना देंगे हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड की जब ब्रेक डाउन होगी तो एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड प्रोड्यूस होंगे। ये एसिड क्या हैं, ऑफ ऑर्डर कंपाउंड्स हैं। ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रो पर ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ फ्लेवर, ठीक है ना। जो ब्रेक डाउन पर प्रोडक्ट्स होंगी हाइड्रोपेरोक्साइड की, वो क्या करती हैं, ऑफ फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं फैट्स और ऑयल्स के अंदर। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डाइवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट मेटल आयंस, जैसे कॉपर है, ठीक है ना, जिनकी वैलेंसी क्या है, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, तो वो क्या है, हमारे पास मेटल्स जो हैं क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का कराती हैं लाइट और हीट हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में। ड्राई फूड जैसा कि मिल्क है, पाउडर है, मिल्क पाउडर है, क्रिस्प्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, पार्टिकुलरली ससेप्टिबल टू ऑटो ऑक्सीडेशन। इनके अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंजेस इन मीट कलर। डेटियोरेटिव ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन ऑफ फ्लेवर ऑफ ऑर्डर क्या है, रेड मीट्स के अंदर डेवलप होता है जब ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट मौजूद होती है। अब जो मीट के अंदर मायोग्लोबिन है वो क्या करती है, चीफ मसल पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जैसे ही ऑक्सीजनेशन होगी इसकी तो ये क्या बना देगी, ऑक्सी मायोग्लोबिन बना देगी। और ऑक्सी मायोग्लोबिन का कलर क्या होता है, ब्राइट रेड कलर होता है। ये ऑक्सी मायोग्लोबिन फिर क्या करती है, रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो मेट मायोग्लोबिन बना देती है। फर्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का जो कलर है वो पिंक कलर है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी, ऑक्सी मायोग्लोबिन बना देगी और ऑक्सी मायोग्लोबिन का कलर ब्राइट रेड है। फिर ये ऑक्सी मायोग्लोबिन जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो मेट मायोग्लोबिन बना देगी और मेट मायोग्लोबिन का ब्राउन कलर होता है। इसी तरीके से जब ठीक है ना ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सी मायोग्लोबिन ब्राइट रेड ऑक्सीडेशन, मेट मायोग्लोबिन की जब रिडक्शन करेंगे तो ब्राइट रेड कलर ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन की डीऑक्सीजनेशन मायोग्लोबिन बना देगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। जो फ्रेश मीट होता है उसका पिंकिश कलर होता है या फ्रेशली कट जो होता है उसका क्या है, ब्राइट रेड कलर होता है। अगर ब्राउनिश मीट हो तो उसका मतलब है कि वो मीट किसी हद तक डेटेरियोरेट हो चुका है, स्पॉइल हम नहीं कह सकते उसको। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, brown color changes can be noticed when some potato and apple varieties are cut and exposed to air। आप लोगों को पता है, आप एप्पल को काट के रखते हैं या पोटैटो को काट के रखते हैं तो उसका उसी वक्त कलर थोड़ी देर बाद ब्राउन कलर होना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों है, ये इस वजह से है कि जो नॉन डिफाइंड काजेज हैं इसके लिए, इंटरेक्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स विद मेटालिक आयंस इन प्रोसेसिंग water or cooking equipment influenced by pH, moisture, oxygen and cooking temperature। क्या होता है, मेटालिक आयंस के रिएक्शन की वजह से ये ब्राउन कलर आता है
और ये इन्फ्लुएंस किस वजह से होता है? प्रोसेसिंग वाटर के अंदर, प्रोसेसिंग में कुकिंग टेम्परेचर की वजह से, कुकिंग इक्विपमेंट क्या है, पीएच क्या है, मॉइस्चर क्या है, ऑक्सीजन एंड कुकिंग टेम्परेचर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इस ब्राउन कलर को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जो कार्बोनाइल कार्बन और फ्री अमाइनो एसिड की वजह से होगी रेड्यूसिंग शुगर के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। शुगर डिग्रेडेशन हाई हीट टेम्परेचर की मौजूदगी में कैरमलाइजेशन या ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है, डिफरेंट चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं शुगर के अंदर। जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, एक तो जब कार्बोनाइल कार्बन और अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मिलार्ड रिएक्शन करेंगे, ब्राउन पिगमेंट बनाएंगे। और डिग्रेडेशन ऑफ जो शुगर है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो वो क्या करेगी, ब्राउन पिगमेंट बनाएगी और उसको हम क्या बोलते हैं, कैरमलाइजेशन बोलते हैं। अब मिलार्ड रिएक्शन क्या है और नेक्स्ट हमने देखना है कैरमलाइजेशन। मिलार्ड रिएक्शन, जब कार्बोनाइल कार्बन का एक रेड्यूसिंग एंड क्या करता है, रिएक्शन करता है अमाइनो एसिड के साथ, तो अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइंस बनेंगे, अमाइन से शुगर से, ठीक है ना, क्या बनेंगे, सेकेंडरी अमाइन बनेंगे। ये जो सेकेंडरी अमाइंस हैं पॉलीमराइज होकर मेलानाइडेंस बनाते हैं, क्या करते हैं, ब्राउन कलर्ड मेलानाइडेंस बनाते हैं। ये मेलानाइडेंस रिएक्ट करते हैं रिएक्शन, मेलार्ड रिएक्शन या कार्बोनाइल अमाइन रिएक्शन की वजह से। अब रेड्यूसिंग शुगर प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्शन करने के बाद अमाइनो शुगर्स बनेंगे, इनकी पॉलीमराइजेशन होगी और पॉलीमराइजेशन के नतीजे में मेलानाइडेंस बनेंगे और ये क्या है, ब्राउन कलर्ड पिगमेंट्स हैं। मेलानाइडेंस क्या है, ब्राउन कलर पिगमेंट्स हैं। Maillard reaction result in the formation of brown nitrogenous polymers and copolymer and destruction of essential amino acids। ये क्या करते हैं, पॉलीमर्स बनाएंगे और कोपोलीमर्स बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, अमाइनो एसिड की डिस्ट्रक्शन होती है। It occurs in food that undergo substantial heat treatment during processing। कैंडीज मोस्टली जो हैं मिलार्ड रिएक्शन का होती हैं, मिलार्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट होती हैं। हमारे अंदर जो ब्रेड के डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं, इसमें भी शुगर ऐड की जाती है मिलार्ड रिएक्शन के लिए, और मोस्टली हम यीस्ट की एक्टिविटी के लिए ऐड करते हैं, लेकिन मिलार्ड रिएक्शन भी होता है। कैंडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सॉफ्ट कैंडीज़ हैं, हार्ड बॉइल्ड कैंडीज़ हैं इनके अंदर, और फ्रूट और वेजिटेबल जूस के अंदर, सिट्रस प्रोडक्ट के अंदर भी ये क्या होती हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं। Even at room temperature, food with low moisture content have been stored for longer period are also vulnerable to browning through this reaction। अब यहाँ पे क्या है, स्टेलनेस जो ड्राई मिल्क पाउडर में आएगी वो भी क्या है, 2 अमाइनो एसिटोफिनोन की वजह से है, जो मिलार्ड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है ट्रिप्टोफैन का। अदर प्रोडक्ट्स जो है मिलार्ड रिएक्शन की वो क्या है, फर्फ्यूरल्स हैं, फॉर्फ्यूरल्डिहाइड्स हैं, ये ऑर्डर कंपाउंड हैं, ये मिलार्ड रिएक्शन की वजह से जो फूड के अंदर बनते हैं। ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, डिजायरेबल भी होते हैं, और रोस्टेड नट्स, पीनट्स टाइप फूड्स और बेकरी इंडस्ट्री के अंदर। ताहम जो मोस्ट फूड्स हैं अनडिजायरेबल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, डिस्कलरेशन हो जाती है। डिस्कलरेशन किस वजह से होगी, मिलार्ड रिएक्शन की वजह से होगी, ब्राउन पिगमेंट्स जो बनेंगे या हाई टेम्परेचर की वजह से होगी, और साथ साथ में इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स भी होती है। अमाइनो एसिड्स हैं, अस्कॉर्बिक एसिड्स है, इन प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाएगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, मिनरल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे, मेटल आयन कम्प्लेक्स बना देंगे, जिसकी वजह से जो प्रॉपर हमें मिनरल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और जब मिनरल अवेलेबल नहीं होगी तो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस स्टॉप हो जाएंगे या स्लो रेट पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट का काम कर रही होती हैं। पोटेंशियली टॉक्सिक और म्यूटाजेनिक है। मिलार्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मोस्टली टॉक्सिक और म्यूटाजेनिक होते हैं। म्यूटाजेनिक कैसे, ये म्यूटाजेनेसिस काज करते हैं, जिससे जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज आ जाता है। इसके अलावा ये क्या है, कुक्ड मसल्स के अंदर भी बनती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।